नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव में एनडीए के अंदर मचे घमासान पर। और यहाँ सूरत ये बन रही है कि इस गठबंधन के जो दो बड़े घटक दल हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, उनके बीच में तो नरम गरम वाला रिश्ता चलता रहता है, कभी खट्टा कभी मीठा। लेकिन दूसरी तरफ इस के जो अन्य मुख्य घटक दल हैं, उनमें खासतौर पे हम एक ही दल का नाम ले सकते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। और अभी एक और दल का उसमें समावेश हुआ है जिसका नाम मांझी की पार्टी, हम। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इनके बीच के रिश्ते हमेशा तलवार जैसे रहे हैं, तलवार और म्यान जैसे, तलवार और ढाल जैसे। तो लगातार वो आपस में टकराते रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार राज्य में है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी वैसे भी शामिल नहीं है। हालांकि केंद्र में एक साथ वो एनडीए में है, लेकिन केंद्र में नीतीश कुमार की पार्टी मंत्रिमंडल में नहीं है। ये एनडीए का जो आपस का समीकरण है, आपस की एक खींचतान है, उसके बीच अब चुनावी घमासान में वो कैसे एकजुट होकर के उतर पाएंगे। सबसे पहले विषय की पृष्ठभूमि जो है उसको रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अपने आज के वक्ताओं में से संदीप त्रिपाठी जी को। बाकी वक्ताओं का भी आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ आज जुड़े हैं राजकुमार झा, जो विज्ञापन की दुनिया के धुरंधर हैं। और यदि पिछले कुछ चुनावी अभियानों को देखें तो उसमें भाजपा की ओर से जो बड़े लोकप्रिय कैंपेन चले हैं, बड़े लोकप्रिय नारे रहे हैं, उनके पीछे जो एक दिमाग रहा है, वो दिमाग आज हमारे सामने है। और लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि वो अपना काम विज्ञापन की दुनिया में तो बड़े पेशेवर ढंग से करते हैं, लेकिन जब अपनी बात रखने की बारी आती है तो किसी को छोड़ते नहीं है। बहुत बेलाग तरीके से और बहुत निर्मम तरीके से अपनी टिप्पणियां रखते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। और प्रेम कुमार जी अपनी धारदार टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, और खासतौर पे यदि वैसे तो निरपेक्ष हैं, लेकिन मोदी सरकार के प्रति बहुत आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं। पहले संदीप जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो विषय है आज का, उसकी एक छोटी सी भूमिका आप रख दीजिए। देखिए, विधानसभा चुनाव आने के 6 महीने पहले से इधर से उधर आने जाने और विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए जो दांव पेच हैं वो चलने शुरू हो गए। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो एनडीए घटक की आज हम बात कर रहे हैं, तो एनडीए में लोजपा वो पार्टी है जिसके जो अध्यक्ष पहले हुआ करते थे, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हो गए हैं, पहले उनके पिताजी रामविलास पासवान, जिनको चुनावी मौसम विज्ञानी कहा जाता है। माने कई बार लोगों ने मान लिया कि पासवान साहब जिस खेमे में होंगे, इसका मतलब वो खेमा जीतने वाला है। शायद उनको पहले आहट मिल जाती थी, लेकिन शायद अब वैसा बिल्कुल एडजस्ट नहीं रहा है। चिराग पासवान एक नई तरह के राजनीति और करना चाहते हैं, और चिराग पासवान ये चाहते हैं कि वो बिहार में अपनी पैठ को और विस्तारित करें। वो थोड़ा जात से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, कि पहले जैसे रामविलास पासवान के समय एक जाति आधारित पार्टी थी, लेकिन चिराग पासवान उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। अब चूंकि एनडीए में जदयू और लोजपा ये दोनों एक साथ हैं, और दोनों की जो जमीन है वह बिहार ही है, और इन दोनों के साथ एक स्थिति है कि दोनों के नेता महत्वाकांक्षी हैं। जैसे हम बाकी जब गठबंधन में देखते हैं, शेष महागठबंधन में, तो उतनी महत्वाकांक्षी छोटे दलों के लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे बराबर की महत्वाकांक्षा है। और चूंकि ये एक दोनों के रास्ते में आड़े आते हैं, तो लाख डाक इनकी लगातार चलते रहते हैं। लोजपा का एक और जो है दृष्टांत है कि लोजपा जब यूपीए में हुआ करती थी, तभी वह केंद्र में तो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन वह राज्य में राजद के खिलाफ चुनाव लड़ा करती थी, विधानसभा चुनाव। तो इस समय लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान बहुत ही कड़े मोल भाव करने के मूड में हैं, और ये प्रक्रिया उन्होंने काफी लंबे समय से शुरू की है। खासतौर से इस साल जून महीने से कुछ ज्यादा एक्टिव हुए, जब विधान परिषद की सीटों का मसला था, और लगातार उन्होंने नीतीश कुमार पे हमलावर तेवर अपना रखा है।
और दूसरी तरफ जो नीतीश की पार्टी है वो भी कहीं बख्श नहीं रही है, और चिराग पासवान या लोजपा। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए एक चीज लगती है कि भाजपा इन दोनों को बैलेंस कैसे कर पाएगी। जहां चूंकि एक दलित वोट है, एक पिछड़ा वोट है, इन दोनों पार्टियों में अलग अलग बेस हैं। चिराग पासवान के पास दलित वोट का बेस कहा जा सकता है या माना जाता है जी, और पिछड़े वोट तो जो है वो के पास है। तो एक इन लोगों को भाजपा से, खासतौर से जदयू की लड़ाई है कि वो भाजपा से ऊपर जाए, और लोजपा की लड़ाई है कि वो जदयू के बराबर आ जाए। तो इसके लिए ये लागत चल रही है और बहुत ही अब कड़वे दौर में पहुंच गई है। ऐसा एक बार को लग रहा है कि शायद एनडीए टूट जाए, हालांकि ऐसा कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन 40 सीटों पे लड़ने और जदयू द्वारा ये कहने कि लोजपा से हमारा गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन भाजपा से है, और लोजपा का ये कहना कि हमारा जदयू से कोई गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन भाजपा से है, और अंतिम समय में महागठबंधन से जीतन राम मांझी के हमको एनडीए के पाले में खींचना। बड़ी मजेदार बात यहाँ पे है कि भाजपा से जो सब किया है जी संदीप जी, एनडीए का, अब उससे जीतन मांझी की कोई बात नहीं। जी, मुख्य मुख्य बातें आपने रखी जो अभी बिहार की राजनीति में एनडीए के गठबंधन के अंदर चल रही हैं, और आपका इस पर विस्तृत विश्लेषण जो है वो पाठक देश मंथन साइट पर पढ़ सकते हैं। वहां पर आज ही आपने एक अच्छा लेख डाला है। राज जी, अब तस्वीर ये बन रही है कि शायद एनडीए गठबंधन जो है, मतलब वो उसे गठबंधन सही मायने में क्या कहा भी जा सकेगा कि भाई दो ही मुख्य दल हैं, उसमें से बाकी दो दल जो हैं वो एक के साथ हैं, दूसरे के साथ नहीं है। ये कैसा गठबंधन होगा? अभी तो ऐसा लग रहा है कि शायद गठबंधन को बचाए रखना ही अपने आप में चुनौती हो जाएगी। राज जी, आपकी आवाज हाँ जी आ गई। मैं ये कह रहा था कि ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत समझता हूँ। वहाँ की राजनीति को समझना ऊंट को ऑल्टो में बिठाने जैसा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो उठापटक चल रही है, इससे कोई विशेष अंतर आ जाएगा ऐसा नहीं होता। हम इस खेल को पूरा एक फुटबॉल फील्ड की तरह देखते हैं, जिसमें एक फॉरवर्ड है, एक सेंटर है और एक बैकवर्ड जो सेफ्टी देता है। इस तरह की टीम की जो नियोजना होती है वो चलती है। यह तय है कि फॉरवर्ड कौन है, किसके नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। 50 बार बीजेपी के सभी सीनियर्स ने कह दिया कि हमारे लीडर नीतीश कुमार हैं, और उसके बाद उनकी एक अपनी जो जोड़ तोड़ है कि मैं 50 पे मैं हूँ, 50 पे मैं हूँ, उस तरह का सीट का है। अब जो उसके बाद छोटे छोटे घटक रह जाते हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत शोर करना बहुत जरूरी है। अगर ये बात सच भी तो है कि अगर आप उसको ज्यादा खदेड़ के देखेंगे तो पूछिए, अच्छा दिखाओ तुम्हारे पास कहाँ है 50 आदमी इलेक्शन लड़ने के लिए। सभी तो अब तक जितने लड़े सब परिवार के ही लोग थे, तो इतने तो परिवार में भी नहीं होंगे। आदमी भी होने चाहिए ना इलेक्शन लड़ने के लिए, किसको लड़ाएंगे। लेकिन शोर करना बहुत जरूरी है, अपनी उपस्थिति जगाना बहुत जरूरी है। वो चाहे छोटी 1.5 आदमी की पार्टी क्यों ना हो, वो भी कहती है कि मुझे 25 सीट चाहिए। फिर जैसे जैसे करीब आते हैं, सब आपस में एक थ्योरी ऑफ कन्वीनियंस है, इन सबके पास एक स्पेस है जिसमें सब एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, और बड़ा अच्छा है। यहाँ अपोज करते हैं, वहां साथ रहते हैं, कहीं और कर चले जाते हैं, कभी गाली दे देते हैं, कभी साथ में हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप अभी देख रहे हैं उसको आगे रख के आप कुछ एक बड़ा आंकलन कर सकते हैं और टूट जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ये अभी नहीं होगा। संभावना तब बनेगी अगर दोनों बड़े घटक में से कोई एक उसको तोड़ना चाहेगा, तब वो ये ऐसा हो सकता है कि किसी छोटे घटक के कंधे पे चढ़ के बंदूक चला दी जाए ताकि वो टूट जाए। लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा चाल नहीं चलाई या नहीं कहा कि हम सारी की सारी सीटें अपने बल पे लड़ लेंगे। ये एक बड़ी ताज्जुब सी मेरे को कई बार बात लगती है कि ना ही सबसे बड़ी देश की पार्टी बीजेपी कहती है कि मैं पूरे सीटों पे लड़ लूंगी, ना ही नीतीश जी कहते हैं कि हम पूरे सीटों पे लड़ लेंगे। तो उनकी जो अपनी तालमेल है वो सही चल रही है अभी भी, और उसमें ये छोटे मोटे घटक चलेंगे तो ये उछल कूद चलती रहेगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ
देखिए, इस तरह के गठबंधनों से ज्यादा जो कष्ट होता है वो वोटर को होता है। ये लोग तो आपस में तालमेल कर लेते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं वहां पूछते हैं, जैसे पिछली बार भी जब मैं चुनाव हुए थे, तो लोकसभा चुनाव, तो मेरे को कहा एक बहुत वृद्ध महिला ने कि बउआ हमरा ठग ले लेके, मतलब मुझे ठग लिया और मैं कमल ढूंढने गई थी, वहां कमल था ही नहीं, कोई और था और मुझे बोल दिया कि यही कमल है, इसके बदले यहाँ दे दो। तो ये जो गठबंधन होता है, उसकी अपनी इच्छा रही होगी कि मुझे मोदी को वोट देना है, और वो वहां उसको दिखे नहीं। तो जो ग्राउंड में जनता होती है, जो अपने नेता के साथ 5-5 साल 6-6 साल काम करते हैं, उसको जब टिकट नहीं मिलती है, उसकी जगह गठबंधन में किसी और जगह को टिकट मिल जाती है, वहां ज्यादा इफेक्ट करता है। पार्टी लेवल पे, इतने बड़े बड़े लेवल पे कुछ खास अंतर नहीं आने वाला है मेरे हिसाब से। जी, यहाँ पर राज जी, आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये चुनाव से पहले एक दूसरे को अपनी थोड़ी शक्ति दिखाने की एक प्रक्रिया है, मोलभाव करने की प्रक्रिया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति के बीच मतलब पुरानी अदावत जैसी रही है, मतलब दोनों आपस में गठबंधन के बहुत स्वाभाविक साझेदार के रूप में नहीं रहे हैं। तो प्रेम जी, कभी नहीं क्या रहे हैं। जी, तो इसीलिए प्रेम जी, क्या आप ये आशा करते हैं कि बाद में चुनाव आते आते सब ठीक हो जाएगा, ये सब बस इसलिए है कि भाई हमें 4 सीटें ज्यादा मिल जाएं? देखिए राजीव जी, अभी जो एनडीए में हो रहा है वो दरअसल इसकी पृष्ठभूमि लोकसभा चुनाव में, जैसे दो बड़े दल एनडीए के हैं, इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही तय कर लिया था कि विधानसभा चुनाव कैसे लड़ना है, और उनकी आपस की वो रजामंदी थी। तो इसमें एलजेपी कहीं बीच में नहीं थी। आज एलजेपी अपना निश्चित रूप से शेयर बढ़ाना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चूंकि एनडीए को लड़ना है, और नीतीश कुमार शुरू से ही एलजेपी के अगेंस्ट में रहे हैं। आपको याद होगा कि महादलित और दलित जो था कि पासवान को छोड़ करके बाकी सब महादलित, ये भी कोशिश की थी नीतीश कुमार ने, और बाद में फिर आज ये स्थिति कि सारे लोग महादलित हैं, तो दलित है ही नहीं, माने अब महादलित में ही सारी जातियां दलित की आ चुकी हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो दलित की सियासत है नीतीश कुमार जी के लिए है कि जितना पासवान ज्यादा वोट लाएंगे या सीट लाएंगे, आज उनकी तादाद 11 है, पासवान ओवरऑल पासवान जाति से एमएलए किसी भी पार्टी में तो 11 है। अदर देन पासवान 38 सीटों में बाकी हैं, जिसमें रविदास से 13 हैं, 24 हो गए, और बाकी धोबी मुसर इस तरह से बटे हुए हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जातीय समीकरण में नीतीश जी को चूंकि पासवान को साइड करना है, और इसलिए करना है कि उनको पता है कि ये पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स जो हमें खेलनी है, उसको अगर अभी प्री इलेक्शन चेक नहीं करते हैं तो पोस्ट इलेक्शन में मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है। क्योंकि अगर 25 सीट भी शेयरिंग के बावजूद अगर जीत लेती है लोजपा, चूंकि उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है पिछले 2 चुनावों, लोकसभा और विधानसभा में, तो वो सीट अगर मैक्सिमम जीत लेती है तो होगा ये कि वो नीतीश कुमार के पैरेलल कोई दूसरा कैंडिडेट के लिए वो कैंपेन करेगी। और ये एक बात निश्चित है, जो नीतीश जी को भी मालूम है, जेडीयू को मालूम है, और आज मैं भी कह रहा हूं अपने विश्लेषण के आधार पर कि जेडीयू बड़ी पार्टी नहीं होगी एनडीए में बीजेपी ही बड़ी पार्टी रहेगी। इसके 2-3 कारण हैं और इस चीज को वो लोग समझ रहे हैं। तो इस कारण भी, वो 3 कारण मैं बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि ये समझ रहे हैं कि ऐसी स्थिति होगी तो एलजेपी अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर तो मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर दिक्कत आएगी, एक बात। दूसरा ये है कि ये जो 3 कारण है जो नीतीश कुमार जिससे डर रहे हैं, जेडीयू को अपने परफॉर्मेंस खराब होता दिख रहा है अंदर से, वो एक है कि इस बार उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलना है, पहला कारण। दूसरा कारण है 32 लाख प्रवासी मजदूर जो कि बिहार में मौजूद हैं, जिनका जो डिस्ट्रेस है, जो कि 32 लाख में अगर 1-2 फैमिली भी, जो 1-2 आदमी का प्लस जोड़ लीजिए तो वो 64 या 70 लाख हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है। तो एक एनवायरनमेंट बनता है नीतीश कुमार जी के खिलाफ में, यानी एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग होता है। और तीसरा ये है कि हर चुनाव में महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है। वो कुछ न कुछ ऐसा स्लोगन देते रहे जिससे महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ करके पुरुष से ज्यादा वोट नीतीश कुमार को देते रहे।
उसमें भी इस बार फर्क पड़ता दिख रहा है, क्योंकि इस बार वैसा कोई स्लोगन नहीं है। ये 3 बातें हैं जो उनको डरा रही हैं अपने परफॉर्मेंस से। तो एक बात तो तय है कि जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी रहेगी जेडीयू के मुकाबले। ये मैं एनडीए में मेरा आकलन है। तो यही वो पृष्ठभूमि है जिस वजह से एनडीए के भीतर ये लड़ाई है। अब आप याद कीजिए कि रिएक्शन बीजेपी का वैसा क्यों नहीं है। जैसा कि आप पिछले चुनाव में जब आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा थे, वो भी ऐसे ही छटपटा रहे थे कि हमें सीट दीजिए, कौन सी सीट लेंगे, ऐलान कीजिए, घोषणा कीजिए, लेकिन सब चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। और मैं लिख चुका हूं इस बारे में, 2 बातें मैंने पहले ही लिखा है अपने विश्लेषण में। एक ये कि जीतन मांझी नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, और मैंने जब लिखा उसके 1 हफ्ता बाद ये घटना हुई। और उसके दूसरी बात मैंने जो कही है वो ये कि ये जो नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स है उसमें आने वाले समय में जब ये लोग पूछेंगे नहीं, एलजेपी को पूछेंगे ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करेंगे, उनको एलजेपी को फ्रस्ट्रेट कर देंगे इतना कि वो खुद ब खुद बाहर हो जाए। अब इसमें बीजेपी अपनी ऐसी पॉलिटिक्स खेल रही है जिसमें कि ये पता लगे कि बीच बचाव करने वाली, जैसे कि कल मीटिंग जब हुई थी, चिराग पासवान जी ने जो संसदीय दल की मीटिंग की, उससे ठीक पहले उनका अमित शाह जी के साथ बातचीत होना, तो ये बताता है कि नहीं वो पूछ रहे हैं, वो एकदम से नहीं छोड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी वाला हाल नहीं किए हुए हैं, आपको पूछ रहे हैं, तो वो भी चीज को बचा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि जी। तो आपकी जो बातें हैं उनसे जो उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाऊं, तो संदीप जी ऐसा लग रहा है कि एक छटपटाहट नीतीश कुमार में है असुरक्षा भाव को लेकर के, लेकिन इसी असुरक्षा भाव के चलते वो तार को इतना भी नहीं खींच सकते कि एलजेपी जो है वो गठबंधन से बाहर निकल जाए, क्योंकि वैसी सूरत में भी उनको नुकसान हो सकता है। यदि एलजेपी इस समय गठबंधन से बाहर निकलती है तो जनता में नीतीश कुमार को लेकर पहले से ज्यादा गुस्सा है, खासतौर पे कोरोना के समय काफी कुछ नाराजगी जनता में बढ़ी हुई है। इसके अलावा लोग सवाल उठाने लगे हैं कि शिक्षा को अभी लेकर के अभी तक क्या हुआ, राज्य के विकास को लेकर के अभी तक क्या हुआ, लोगों के रोजगार को लेकर के क्या हुआ। तो नीतीश कुमार के बारे में पहली बार जनता में एक गुस्सा नजर आ रहा है, और भाजपा उससे अपने आप को थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार को हम मजबूरी में अपने गठबंधन का नेता लेकर के चल रहे हैं, लेकिन नाराजगी नीतीश कुमार की और सत्ता में हम साथ हैं, ये भाजपा की रणनीति है। लेकिन अगर कुल मिलाकर के एलजेपी गठबंधन से बाहर निकल जाए तो फिर नुकसान भाजपा को भी होगा और नीतीश कुमार को भी होगा। यदि नीतीश कुमार एलजेपी को एक तरफ अपने लिए खतरा देखते हैं तो दूसरी तरफ एलजेपी की बैसाखी के बिना या उसका पहिया साथ में लगे बिना गठबंधन की गाड़ी को आगे बढ़ा भी नहीं पाएंगे। यदि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनना है फिर से, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी होगा कि एलजेपी है वो गठबंधन से एकदम छिटक ही ना जाए, वाकई में बागी ना हो जाए। संदीप चालें अपनी हैं रखना चाहते हैं, ऐसे कोई नहीं दिख। उसकी वजह है वो लगातार जो है नीतीश जी एलजेपी के जो जड़ है, जो वोट बैंक है, उस पे हमला को सीमित कर है रणनीति है। चाहे उन्होंने जो गलती की हैं कि किसी भी महादलित यहाँ यदि हम किसी आदमी को जो है नौकरी, भूमिहीन दलितों को 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी वगैरह, और उन्हीं पे चिराग पासवान सवाल भी उठा रहे हैं। यहाँ एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, अभी राज झा जी ने जो कहा कि जब चुनाव में और दोनों के बीच एक पैरा कि अभी लड़ेंगे और विधानसभा कैसे लड़ेंगे, लेकिन आप ध्यान देखिए 22 स्टेप पाने वाली भाजपा को बहुत ही कष्ट उठाते हुए, अपने कार्यकर्ताओं का विरोध झेलते हुए, और 17 सीटों पे वो आ गई थी लड़ने के लिए। जो पार्टी 22 सीटें जीती है वह 17 सीटों पे लड़ ही रही है, और जो पार्टी 2 सीट जीती है वो पे लड़ रही। वो एक है कि सीनियर ये है कि भूपेंद्र यादव कुछ नहीं कहे, लेकिन आगे से कहलवाया गया है या कहा है, ये सुनने वाला विषय है।
जी जब बिल्कुल। आर.के. सिंह ने कहा कि हम अकेले अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में हैं, हम दोस्ती नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री हैं तो हम साथ लेके चलेंगे, तो एक संकेत ये भी मिलता है कि जो दोनों बड़े खिलाड़ी हैं इस गठबंधन में, ये दोनों सहमात की चाल अंदर कहीं एक दूसरे के साथ तो नहीं चल रहे हैं, हम ये इन दोनों के प्यारे तो नहीं बने हैं, ये भी एक थोड़ा ध्यान रखने वाली बात। और जहां तक एलजेपी का सवाल है, एलजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछले विधानसभा में उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी 2 ही थे, और सरकार में तो उन सीटें बढ़ाने और तो उन्होंने जी संदीप जी, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही संदीप जी कि जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय भाजपा ने मन मार करके जनता दल यूनाइटेड की ब्लैकमेलिंग को सहा और उन्हें अपनी जीती हुई सीटें भी जनता दल यूनाइटेड को देनी पड़ी। तो राज झा जी, इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। पिछली बार अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था और उनके सामने ये था कि कहीं बिहार से सीटें कम न हो जाए गठबंधन की, तो इस बार वही स्थिति जो है वो नीतीश कुमार के लिए है। अब उनको ये देखना पड़ेगा कि कहीं गठबंधन की सीटें कम न हो जाएं, तो आपको बाकी लोगों की बातें ज्यादा सुननी पड़ेंगी, माननी पड़ेगी। इसमें एक जो फैक्टर ये भी आता है कि लोग कैसे इसको परसीव करते हैं। जैसा आपने कहा कि लोग नाराज हैं नीतीश से, तो इसी तरह से अगर पासवान जी नाराज हैं नीतीश से, तो मनाने के लिए कोई बीजेपी में बैठा है जो बाद में मना लेगा। एक एस्केलेशन पॉइंट है, रखा हुआ है अभी भी, तो उनसे मिलके आते हैं, इनसे बात करते हैं, तो एक मनाने वाला है। और ये बात बड़ी अच्छी कही संदीप जी ने कि बिना पासवान जी के भी गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन उनके नंबर इतने ज्यादा भी नहीं हो सकते कि जिससे नीतीश जी को थ्रेट होने लगे या बीजेपी को थ्रेट होने लगे, तो उनको उतने में ही कंटेन करके रखना है। ये रोता हुआ बच्चा है, मान जाएगा, झुंझुना उंझुना दे दिया जाएगा, कुछ इधर उधर बहुत पोस्ट होती है, चल जाएगा कुछ ना कुछ। जहां तक परसेप्शन की आप बात करते हैं, अगर लोगों की नाराजगी नीतीश जी से है, तो उनको ये भी मालूम है कि केंद्र से काफी सारी नीतियां आती हैं, काफी सारे स्कीम आते हैं, तो मोदी जी से लगाव भी है। तो ये जो समीकरण बनता है, और अभी जो 2 दिन से मैं जो ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग सुन रहा हूं, उसका जो मेरे पास रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से लोगों को ये लग रहा है कि ये सिर्फ पैसे गिना रहे हैं कि पहले हमने 65,000 करोड़ खर्च किए थे, अब हम इतने 1000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। विकास या डेवलपमेंट एक ऐसी इत्र की बोतल की तरह होती है कि खुल जाए तो लोगों तक पहुंच जाती है, आपको गिनाना नहीं पड़ता। आप सिर्फ पैसे गिना रहे हैं कि पहले हमने इसमें कितने खर्च किए थे, अब हम इतने खर्च कर रहे हैं। हर चीज में आप कोई सा भी उनका पॉइंट ले लीजिए, इस पे ज्यादा नाराजगी है। तो ये इस तरह की चीजों से थोड़ी सी तकलीफ आने वाली है। बाकी जो इनकी जोड़ घटाव 10 सीट इधर 10 सीट इधर, वो सब मैनेज हो जाएगा, उसमें मुझे कभी भी टेंशन नहीं दिखती है, क्योंकि एक जो अंदर की स्ट्रीम लाइनिंग है वो पहले से हो रखी होती है। अब थोड़ा बहुत उछल कूद चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, थोड़ा सा संशय उनको है नीतीश जी को कि अगर मेरे नंबर और पासवान जी के नंबर लगभग बराबर में आ गए या कम ज्यादा ऐसे होने लगे कि एक के थोड़ा सा भी हटने से मेरी कुर्सी जाती है, वो एक चिंता उनको बहुत भयंकर है और वो सता रही है। इसका फायदा बीजेपी भी लेगी, इसका फायदा बीजेपी भी लेगी। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार जी को दूसरों की बात ज्यादा सुननी पड़ेगी, दूसरों की बात माननी पड़ेगी, जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने अपनी बात मनवाई थी। लेकिन प्रेम जी, जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, यदि बात एकदम बिगड़ने लगे तो लोक जनशक्ति पार्टी अपने दम पर बहुत सीटें जीत नहीं पाएगी शायद, लेकिन बहुत जगहों पर एनडीए गठबंधन को हराने की क्षमता रख सकती है, या जो सीटें उसके साथ आने से एनडीए को मिल सकती हैं वो सीटें हाथ से छूट सकती हैं। देखिए राजीव जी, बिहार की राजनीति में एक बड़ी सच्चाई छोटी पार्टियों को लेकर ये है, और खासकर जो दलित समुदाय को लीड करती हैं, वो ये है कि जो एससी की सुरक्षित सीटें हैं उस पर तो वो प्रभावशाली तरीके से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन दूसरी सीटों पर वो सीटें बेचती हैं, सेल करती हैं। वो टिकट, उससे वो जो पैसा इकट्ठा होता है उम्मीदवारी बेच करके, एकदम फैक्ट है ये।
आप कहीं से पता लगा सकते हैं, जो अदर देन जो एससी सीटें हैं उसको वो बेचती हैं और उनसे जो पैसे होते हैं उससे वो इलेक्शन लड़ती हैं। तो ये उसको नंबर ऑफ सीट्स वहां से चाहिए जो करोड़ों में टिकट बेचे और वो पैसे इलेक्शन में लड़ाएं। तो ये अगर नहीं मिलता है तो वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, उनको फंड कहां से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो एलजेपी के लिए ये भी पॉइंट है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर कैसे लड़े अदर देन एससी सीट, क्योंकि एक तो सच्चाई है ना कि कोई भी पार्टी एससी सीट के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं उससे दूसरे जनरल सीट में एससी को टिकट नहीं देता है। एससी को कहां कोई जिताता है जनरल कास्ट का, या लोग उसको वोट देके किसी एससी को जिताता है क्या? सिर्फ एक विधायक है निर्दलीय जो कि एससी हैं और नॉन एससी सीट से जीते हैं, इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है। तो जब ये पार्टियां जो दलित पार्टियां हैं उनका वोट चाहिए उन पार्टियों को जो सवर्णों को लीड कर रही हैं, उन पार्टियों को जो ओबीसी को लीड कर रही है, तो उनको एक शेयरिंग जो है वो देनी पड़ेगी। इसलिए आप नकार भी नहीं सकते, उनको उनका हिस्सा देना पड़ेगा, केवल एससी सीट दे करके आप नहीं बच सकते। जी, लेकिन इसीलिए शायद संतुलित करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी की महत्वाकांक्षाओं को नीतीश कुमार ने दूसरा दांव खेला कि वो जीतन राम मांझी को गठबंधन के अंदर लेकर आए, उनकी हम पार्टी को कार्ड दिखाने की बात है कि भाई आपके पास एक कार्ड है तो हमारे पास भी एक कार्ड है। बहरहाल अब इस चर्चा को यहाँ समेटने का वक्त हो चला है। राज जी, प्रेम जी और संदीप त्रिपाठी जी, आप तीनों ने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।